मिसाइल जो किसी भी देश की सैन्य ताकत को बताने वाला सबसे अहम हथियार माना जाता है। शक्ति संतुलन बनाना हो या फिर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना, इन सब के लिए एक ही नाम उभर कर सामने आता है और वो है मिसाइल। आज दुनिया के कई देश अलग अलग कैटेगरीज की ताकतवर मिसाइल बनाने में जुटे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और इसके अपग्रेडेशन पर खास जोर दिया जा रहा है। भारत भी मिसाइल शक्ति में किसी से पीछे नहीं है। भारत के पास एक से बढ़कर एक मॉडर्न और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। यानी 300 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने की ताकत है भारत के पास। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए परमाणु बम को भी ले जाया जा सकता है। न्यूक्लियर बम एक ऐसा वेपन है जिसके प्रहार का असर दशकों तक दिखाई देता है। इसीलिए दुनिया इस हथियार को लेकर आशंकित रहती है। वहीं भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रक्षात्मक है और वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। परमाणु बम को लेकर भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत जानता है कि उसके पड़ोस में दो ऐसे दुश्मन हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं और इन पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। खासकर पाकिस्तान पर, जो आतंक की पिच पर बैटिंग करने के लिए जाना जाता है और खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी बात बात पर न्यूक्लियर हमले की धमकी देते रहते हैं। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। भारत जानता है कि आतंक और पाकिस्तानी सेना कभी भी भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। पाक सेना ने तो कई बार दुस्साहस की कोशिश भी की, जिसमें हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत भविष्य के खतरों को समझते हुए पहले ही अपनी रक्षा तैयारियों को धार दे रहा है। इसका जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने भाषण में कर चुके हैं। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। पच्चीस साल पहले 11 मई साल 1998 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतलोई गांव के पास भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था।
इसके साथ ही भारत भी परमाणु हथियारों वाले देश की लिस्ट में शामिल हो गया। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में मिशन ऑपरेशन शक्ति को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल ऑपरेशन शक्ति का मकसद दुनिया को ये बताना था कि भारत की ताकत क्या है। मिसाइल के मामले में, परमाणु शक्ति के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में भी पहला परमाणु मिशन हुआ था, लेकिन उस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में इंदिरा गांधी के समय किए गए परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का मकसद ये देखना था कि देश में बने परमाणु यंत्र का विस्फोट होता है या नहीं। ये एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया था, जबकि 1998 का परमाणु परीक्षण साफ तौर पर यह बताने के लिए था कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, उन्होंने सोचा कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर वेपन्स को एज ए डेटरेंट इस्तेमाल किया जाए, जिसके द्वारा ये एक पीस की गारंटी बने, ना कि एक डिस्ट्रक्शन की और लड़ाई की गारंटी बने। तो 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, उन्होंने डॉक्टर राजा रमन्ना थे उनके साइंटिफिक एडवाइजर, उनको इस काम पर लगाया कि हम भी न्यूक्लियर वेपनरी की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। तो मई 1974 में एक कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया और उसमें पोखरण 1 किया गया। उसके बाद 1975 में इंदिरा जी उससे निकल गई, प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने, जिनको एक पीस का फरिश्ता माना जाता था, पर उन्होंने इसके लिए इजाजत दी। आज दुनिया में सिर्फ 9 ही देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है, जो खतरे की तस्दीक करते रहते हैं। सीप्री यानी स्कॉटहम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,244 न्यूक्लियर वेपन है। फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, चीन के पास 410, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार है। न्यूक्लियर वेपन के मामले में पाकिस्तान भले ही भारत से ज्यादा हो, लेकिन उसके पास परमाणु हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्चिंग पैड्स भारत से ज्यादा बेहतर नहीं है। भारत जमीन, हवा और पानी तीनों ही तरीकों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। देखने वाली बात यह है कि दुनिया के जो 9-10 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उसमें से 2 भारत और पाकिस्तान है। अभी दूसरी बात यह है कि भारत के पास एक न्यूक्लियर ट्राइएड है। इसका ट्राइएड का मतलब यह है कि हम आसमान पर, जमीन पर और समुद्र के अंदर भी हम न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सागरिका एक मिसाइल है जो पनडुब्बी से, जिसका नाम अरिहंत है, वहाँ से भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर पृथ्वी और अग्नि जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। फिर इसी के साथ ब्रह्मोस है जो धरती से, आसमान से और पानी से, कहीं से भी वार कर सकता है। तो हमारी शक्ति ओवरऑल न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत के पास जहां हवा से परमाणु बम गिराने के लिए मिराज फाइटर जेट और जैगुआर बम वर्षक विमान हैं,
वहीं राफेल भी परमाणु बम गिराने की ताकत रखता है। भारत के पास जमीन से हमला करने के लिए पृथ्वी से लेकर अग्नि सीरीज तक की मिसाइलें हैं जो चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत ने अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही साथ समुद्र से हमला करने के लिए भी भारत के पास धनुष, K-15 और K-4 जैसी घातक मिसाइलें हैं। भारत के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की भरमार तो है ही, साथ ही भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो चीन और पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटाने की ताकत रखती है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने यह महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिसमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 देश ही ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भारत में सुगबुगाहट 70 के दशक में शुरू हुई, जब 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से पीएमओ को एक खत लिखा गया और ये जानकारी दी गई कि चीन 1000 मील तक परमाणु हमला करने की ताकत हासिल कर चुका है और अगर जल्दी ही भारत ने कोई कदम ना उठाया तो ये दूरी और बढ़ती चली जाएगी। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगा टन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया। 1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में शुरू किया गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तब DRDL हैदराबाद के डायरेक्टर थे। उनको ये काम दिया गया कि एक ऐसा वेपन सिस्टम मिसाइल तैयार की जाए को जो भारत की रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हों। मुझे ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि मैं DRDL में तब उनको बहुत बार मिला और उनके साथ कई बार मिसाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। उनकी ये सोच थी कि उन्होंने जो भी मिसाइल डेवलप की, DRDL ने डेवलप की और जैसे आपको पता है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में ये मैन्युफैक्चर की गई। उन्होंने सबका नाम जो है वो जो धरती के 5 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ,
उसके नाम पर रखा, जैसे अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्ट रेंज क्योंकि निर्माणाधीन थी और इसीलिए पृथ्वी मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा से स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए। 25 फरवरी 1988 को भारत की पहली सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 1, 2 पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े हैं। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं। आज भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। इसके अलावा शौर्य, पृथ्वी, धनुष, K-15 और निर्भया जैसी कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार की गई इन मिसाइलों की ताकत इतनी है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। भारत ने साल 1989 में अग्नि 1 मिसाइल के साथ अग्नि सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया। उस दौर में सिर्फ अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन और फ्रांस के पास ही बैलिस्टिक मिसाइलें थी। किसी भी मिसाइल को बैलिस्टिक तब कहा जाता है जब उसका प्रक्षेप पथ अर्ध चंद्राकार का होता है या सब ऑर्बिटल होता है। इसे हवा, पानी या आसमान से कहीं पर भी टारगेट बनाकर हमला किया जा सकता है। यूं कहें कि इसका इस्तेमाल पहले से निर्धारित टारगेट पर एक या उससे ज्यादा हथियार पहुंचाने के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल से परमाणु बम को भी ले जाया जा सकता है। अगर दुश्मन देश ने न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश भी की तो दुश्मन देश पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए परमाणु हमला किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक का मतलब ये है कि जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी करे, मतलब ये है कि पहले रॉकेट से प्रोपेल किया जाए, उसके बाद जो है जैसे राइफल की गोली जाती है उसी तरह से ये प्रोजेक्टाइल जाती है और ग्रेविटी की वजह से इसकी जो उसका जो पाथ है वो थोड़ा कर्व्ड हो जाता है। तो एक बार जब वो गोली छूट गई या एक बार वो जो रॉकेट ने उसको फायर कर दिया, बूस्टर जो इनिशियल स्टेज होती है, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो जाके जो टारगेट आपने चुना हुआ है उस टारगेट को ऊपर ही जाके वो गिरेगा। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अलग अलग रेंज और ताकत की हैं। अग्नि 5 की जद में तो चीन और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आ जाएगा। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल 1500 किलो के हथियार ले जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जाता है कि अग्नि 5 8000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 एक साथ कई हथियारों को ले जाने की ताकत रखती है। अग्नि 5 MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से भी लैस है।
यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। अग्नि मिसाइल 1999 में इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले ये सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसका 25 मैक की तकरीबन स्पीड है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 20 से 25 मीटर के अंदर आती है। ये इसके कई वर्जन है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अभी तो अग्नि 6 भी डेवलप हो रहा है और अग्नि 6 की माना जाता है कि ये एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सो ये अग्नि एक बहुत ही बढ़िया, भारत के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम है कि जिसका दुनिया को काफी खौफ है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे सड़क और रेल प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक के इस्तेमाल की वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से देश के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। भारत की अग्नि 1 मिसाइल 700 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 2 के हमले का दायरा 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की बात करें तो ये 3000 किलोमीटर तक अटैक करने की ताकत रखती है। अग्नि 4 से 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती कांप जाएगी और अग्नि 5 5000 किलोमीटर से ज्यादा हमला कर सकती है। भारतीय सेना के पास मेक इन इंडिया पृथ्वी मिसाइल भी मौजूद है, जिसके 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 350 से 750 किलोमीटर। पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन है धनुष मिसाइल। इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। धनुष पारंपरिक या फिर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने की ताकत रखती है धनुष। वहीं 600 किलोमीटर की रेंज में 500 किलोग्राम और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 किलो वजन का हथियार ले जाने की ताकत है धनुष के पास। पृथ्वी मिसाइल के तीनों वेरिएंट्स को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, जो 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल 1983 को आई। ये सबसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से कम पर वो काम करती है और इसका रेंज भी जो है 500-700 किलोमीटर है और ये छोटे रेंजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि सारे मिसाइल सिस्टम जो है उनको 4 हिस्सों में बांटा जाता है, शॉर्ट रेंज वाली, मीडियम रेंज वाली, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल। तो ये जो है ये मीडियम रेंज की या शॉर्ट रेंज की एक मिसाइल है जो 500 से 700 किलोमीटर तक वार करती है। और इसका एक वर्जन जो है जिसको धनुष बोलते हैं हम, वो नेवी के पास भी है। नेवी भी उसको इस तरीके से इस्तेमाल करती है। भारत ट्राइड ताकत से लैस है, यानी जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक से परमाणु अटैक की ताकत। भारत के पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका भी है, जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। 26 फरवरी 2008 को भारत ने
समंदर के अंदर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 का पहला और सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई थी। पनडुब्बी से दागी जाने वाली K-15 सागरिका मिसाइल की रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है, जो 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक K-15 मिसाइल 500 से 800 किलो वजन के वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है। K-15 सागरिका पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। सागरिका मिसाइल, जिसका कोड नेम K-15 भी है, ये एक ऐसी मिसाइल है कि जो पनडुब्बी से फायर की जा सकती है। हमारी एक पनडुब्बी है जिसका नाम है अरिहंत। तो अरिहंत पनडुब्बी से इसकी 75 मैक स्पीड, इतनी स्पीड से ये फायर की जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पनडुब्बी के अंदर से ही इसको फायर किया जा सकता है और किसी शिप को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये हमारा मेजर एडवांटेज है पाकिस्तान के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि टायरैड जो है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सागरिका मिसाइल है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी और दुश्मन देशों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन्स विकसित कर चुका है, लिहाजा भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए K फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। समंदर बेस्ड पानी के अंदर न्यूक्लियर क्षमता से लैस हमलावर मिसाइलें होने से भारत की परमाणु शक्ति दोगुनी हो गई है। भारतीय सेना के पास K-15 के 2 वेरिएंट्स हैं। पहली पनडुब्बी से दागने में सक्षम है तो दूसरी जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल है। जमीनी वर्जन का नाम है शौर्य। भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर से लैस और दोनों की साजिशों के बारे में भारत को पता है। यानी हम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि दोनों की चालबाजियां कब कब कहां किस तरीके से होती हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ गया है, शौर्य। और शौर्य की काबिलियत जानकर पाकिस्तान और चीन के माथे पर बल पड़ना तय है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु क्षमता से लैस है। बताया जाता है कि शौर्य मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ते हुए लास्ट स्टेज में हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है। शौर्य मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये टारगेट सेट होने के बाद खुद को 50 किलोमीटर ऊपर तक ले जाती है, फिर उसके बाद दुश्मन पर कहर बनकर टूटती है। एक और खासियत है शौर्य मिसाइल की, और वो ये कि ये खुद को गाइड कर सकती है। और बड़ी बात, इसे आसानी से छिपा कर ले जाया जा सकता है। शौर्य मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। शौर्य की रफ्तार 7 मैक यानी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। ये अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। शौर्य या वेलर मिसाइल ये जो है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये 2008 में डेवलप करनी शुरू हुई और 2011 में ये जो है ट्रुप्स को हैंडओवर कर दी। इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें वेरिएबल ट्रैजेक्टरी है। इसका मतलब है कि जब मिसाइल ट्रैवल कर रही है टारगेट की तरफ तब इसको मनूवर किया जा सकता है नीचे से बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करती है जो फायर करता है उसको, ताकि एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दिया जाए। और 75 मैक की इसकी स्पीड है। बहुत ही स्पीड से दुश्मन के ऊपर वार करके उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है।
के श्रेणी की मिसाइल श्रृंखला ने भारत की ताकत को मजबूत कर दिया है। इसको पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था और इस परिवार का उद्देश्य देश में थल, जल और हवा से परमाणु शक्ति वाले हथियारों के प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। दुनिया हिंदुस्तान की परमाणु पॉलिसी को जानती है। भारत कभी भी हमले की पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने गुस्ताखी की तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे भी नहीं हटेगा। दुनिया में पहली मिसाइल कब बनी? किस देश ने मिसाइल निर्माण में पहला कदम रखा? ये सब जानने के लिए आपको जाना होगा पहले विश्व युद्ध के उस दौर में जब मिसाइल निर्माण की नींव रखी जा रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर में हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी की वायुसेना रखने और सैन्य तकनीक विकसित करने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन रॉकेट तकनीक के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया क्योंकि ये तकनीक उस समय विकसित नहीं थी। जर्मनी ने इस पर काम शुरू किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक नए हथियार बनाए। भले ही आज की तारीख में अमेरिका और रूस के पास हथियारों का जखीरा हो और ऐसा कहा जाता हो कि सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका और रूस के पास है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पहली मिसाइल जर्मनी ने बनाई थी। जर्मनी ने 2 अलग अलग रिसर्च कार्यक्रम V1 और V2 के तहत मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलें बनाई थी, जिन्हें आधुनिक हथियार भी कहा जाता है। V1 जेट इंजन से दूर तक फेंके जा सकने वाले बम या कहें कि फ्लाइंग बम थे। इन्हें क्रूज मिसाइल का पूर्वज कहा जा सकता है। वहीं आवाज की रफ्तार वाली V2 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल थी। हालांकि दोनों में खामियां भी थी, जिसे बाद में दुरुस्त कर लिया गया। जर्मनी में ये 2 हथियार आज की तारीख में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है। इसे जमीन, आसमान और समंदर से छोड़ा जा सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल में 1 से ज्यादा जेट इंजन हो सकते हैं। क्रूज मिसाइल वायुमंडल के भीतर रहकर धरती की सतह के नजदीक उड़ते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल से बाहर जाती है और फिर वायुमंडल में प्रवेश करती है। क्रूज मिसाइल आमतौर पर एक पेलोड ले जाती है, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल 1 से ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। आमतौर पर क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से कम होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। बेसिक अंतर ये है कि क्रूज मिसाइल जो है वो सबसोनिक है। सबसोनिक का मतलब साउंड की स्पीड से नीचे का और नीचे वाले आल्टीट्यूड पर ही जाती है, सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। वेरास जो दूसरी मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, वो रॉकेट प्रोपेल्ड होती है और इसका ट्रेजेक्ट्री जो है, जैसे पहले हमने बात करी, इसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से होती है कि ये ऊपर जाके हाई आल्टीट्यूड पर जाके फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। तो जो बूस्टर स्टेज होता है इनिशियल, उसमें से इसको एक रॉकेट की तरह से उससे इसको फायर किया जाता है और ये हाइपरसोनिक भी हो सकती है या सुपरसोनिक भी हो सकती है। आज भारत की मिसाइल शक्ति हर दिन धारदार हो रही है। भारत के पास अलग अलग कैटेगरीज की बेहतरीन मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जो जल, थल, नभ दुश्मन की किसी भी चुनौती को खाक में मिलाने की ताकत रखता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।